हेलो सिविलियंस, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो ये हम बना रहे सॉल्व कर रहे थे यूथ पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, स्पेशली जो भी बीपीएससी का फॉर्म आया है उसके लिए। तो हमने स्टार्ट किया था बिल्डिंग मटेरियल्स, उसके 120 क्वेश्चन पिछले वीडियो तक कवर कर लिया था। इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 121 से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 121, ये क्या बोल रहा है? द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक इन ए ब्रिक मशीनरी इज केप्ट ऑन। जो ब्रिक के ऊपर आप एक गैप होल टाइप से देखते हैं, फ्रॉग बोलते हैं जिसे। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है? तो ये आपका होगा टॉप फेस पे। ठीक है, द डिप्रेशन प्रोवाइडेड इन द फेस ऑफ अ ब्रिक ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड फ्रॉग इन ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में जो एक डिप्रेशन, एक गड्ढा टाइप से दिखता है ब्रिक के फेस पे, उसे क्या बोलते हैं? फ्रॉग बोलते हैं। ठीक है, द मोटार इज फिल्ड इन द फ्रॉग वाइल लेइंग द ब्रिक्स इन मशीनरी वर्क्स। ठीक है, तो मशीनरी वर्क करते टाइम में ब्रिक्स जब हम ले करते हैं, उसे बिछाते हैं, तो फ्रॉग में क्या करेंगे? मोटार डालते हैं, ताकि क्या हो सके? बॉन्डिंग में हेल्प हो सके। एंड एक्टिंग एज अ सियर के अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल लोड्स। तो हॉरिजॉन्टल लोड अगर आता है तो एक सियर जॉइंट, एक सियर की तरह काम करेगा ये जो फ्रॉग में मोटार रखा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पग मिल इज यूज्ड फॉर। पग मिल का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? पग मिल का इस्तेमाल करते हैं ब्रिक बनाने के दौरान। जो पहले स्टेप होता है क्ले प्रिपरेशन, क्ले प्रिपरेशन के लिए हम करते हैं पग मिल का इस्तेमाल। ठीक है, तो पग मिल इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग क्ले एंड अदर मटेरियल इनटू प्लास्टिक स्टेट। तो ब्रिक बनाने के लिए क्ले या दूसरे मटेरियल को मिलाना पड़ता है अच्छे से, ताकि वो प्लास्टिक स्टेट में आए। तो उसी के लिए यूज करेंगे पग मिल का। ठीक है, इट इज यूज्ड इन पॉटरी मेकिंग, ब्रिक, सीमेंट एंड सम पार्ट ऑफ कंक्रीट एंड एसफाल्ट मिक्सिंग प्रोसेस। तो इसका यूज कई जगह पे है। पॉटरी मेकिंग, पॉटरी बनाते टाइम में भी इसका यूज करते हैं। ब्रिक, सीमेंट हो गया, या कंक्रीट बनाने टाइम भी हम पग मिल का इस्तेमाल करते हैं कहीं कहीं। ठीक है, चारपीस वी नॉच टेस्ट इज डन ऑन अ बिल्डिंग मटेरियल टू डिटरमाइन। जो चारपी वी नॉच टेस्ट है, ये क्यों करते हैं? बिल्डिंग मटेरियल में क्या निकालने के लिए? तो ब्रिटलनेस निकालने के लिए। ठीक है, ब्रिटलनेस। हालांकि चारपीस वी नॉच टेस्ट इज डन फॉर इम्पैक्ट टेस्ट। तो इम्पैक्ट टेस्ट और ब्रिटलनेस को मान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेवी ड्यूटी ब्रिक्स यूज्ड फॉर ब्रिजेस, फाउंडेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैव अ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये 40 से ज़्यादा होता है। तो वह ब्रिक्स जिसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगा, उसको बोलेंगे हेवी ड्यूटी ब्रिक्स बोलेंगे। और ये यूज़ कहाँ पे होगा? हेवी ब्रिज पे यूज़ होगा, ब्रिज के फाउंडेशन में भी यूज़ होगा, फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में यूज़ होगा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वहाँ पे यूज़ होगा। तो हेवी ड्यूटी ब्रिक्स मतलब जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये आपका दिया हुआ टाइप ऑफ ब्रिक, जैसे कि हेवी ड्यूटी ब्रिक्स। तो क्लास 45 की अगर बात करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका इसका हो जाएगा 45 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। वाटर एब्जॉर्प्शन इसका क्या होगा? 10% होगा। ठीक है, अगर हम क्ले बिल्डिंग की बात करें तो 40 क्लास, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा? 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होगा? 10%। ठीक है, बंट ब्रिक की अगर बात करें 3.5, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 30 हो जाएगा इसका, और 15 से 20% वाटर एब्जॉर्प्शन इसका है। अगर हम हेवी ड्यूटी ब्रिक्स में इफ्लोरेसेंस पूछ लिया तो क्या होगा? नील मार के आइएगा। इफ्लोरेसेंस क्या होता है? नील होगा इन हेवी ड्यूटी ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉलरेंस लिमिट्स फॉर डायमेंशंस ऑफ ब्रिक्स इन लेंथ, विड्थ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली फॉर अ सैंपल ऑफ 20 ब्रिक्स टेकन टुगेदर एज पर IS कोड। तो अगर 20 ब्रिक को हम साथ में लेते हैं, उस केस में लेंथ, विथ और हाइट में कितना टॉलरेंस लिमिट है? तो याद कर लीजिए 80 40 40 का। लेंथ में कितना है? 80 है, विथ में 40, हाइट में 40। ठीक है, तो परमिसिबल लिमिट क्या हो जाएगा? 368 सेंटीमीटर टू 392 सेंटीमीटर, विथ का 174 टू 186 सेंटीमीटर, हाइट में 174 टू 186 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक ब्रिक इज नोन एज। ब्रिक बनाने के दौरान
जो एक प्रक्रिया होता है जिसमें हम क्ले, वाटर और दूसरे इंग्रेडिएंट्स को मिलाते हैं, इसको बोलेंगे नीडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? नीडिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स इज नोन एज नीडिंग्स बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉमिनल साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक? नॉमिनल साइज पूछा है तो नॉमिनल क्या होता है आपका? 20 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है। अगर स्टैंडर्ड ब्रिक पूछता या मॉडलर ब्रिक का साइज पूछता तो 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। उसी को जब हम उसको रखेंगे मैसनरी में तो उसमें क्या होगा? 10 सेंटीमीटर ऐड हो जाएगा मोटार का, तो ये आ जाएगा आपका 20 इंटू 10 इंटू 10, जिसको बोलते हैं नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक। वेट क्या होगा? 3 kg होगा। ठीक है। और साइज को बोलेंगे नॉमिनल साइज। तो नॉमिनल साइज में पूछा जाएगा तो क्या होगा? 20 इंटू 10 इंटू 10। अगर मॉडलर ब्रिक पूछेगा तो 19 इंटू 9 इंटू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन आयरन ऑक्साइड इन द रेंज ऑफ। जो अच्छा ब्रिक अर्थ होगा, मटेरियल होगा, उसमें आयरन ऑक्साइड कितना होना चाहिए? तो कम होना चाहिए, 5 से 7%। ठीक है। 5 to 7%। आयरन ऑक्साइड इम्पार्ट्स रेड कलर टू ब्रिक। आयरन ऑक्साइड करता क्या है? तो ब्रिक को जो रेड कलर मिलता है वो आयरन ऑक्साइड से मिलता है। परसेंटेज कितना होना चाहिए? 5 से 6% होना चाहिए। ठीक है। अगर ये एक्सेस हो जाए उससे क्या होगा? अगर ये एक्सेस हो जाए, इट एक्सेस मेक्स ब्रिक्स ब्लूइश ब्लैकिश इन कलर। क्या होगा? ब्लूइश एंड ब्लैकिश इन कलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक कंटेनिंग लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स लाइबल टू बिकम पैचेस ऑफ वाइट डिपॉजिट आर कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? इफ्लोरेसेंस बोलते हैं इसको। ब्रिक्स पे सरफेस पे क्या होगा? वाइट पैचेस देखने लगेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें सॉल्युबल साल्ट प्रेजेंट होता है, तो इस सॉल्युबल साल्ट के कारण ब्रिक के सरफेस पे वाइट कलर का स्पॉट दिखने लगेगा, जिसको बोलते हैं इफ्लोरेसेंस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, usually there is an increase in the volume of sand caused by the films of water pushing the sand particles apart. This effect is called bulking. तो क्या होता है? सैंड का पार्टिकल है अगर, तो उसके ऊपर क्या होगा? एक फिल्म, थिन लेयर ऑफ वाटर का फिल्म बनेगा और ये इसको वॉल्यूम को एक्सपैंड कर देगा, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? बल्किंग बोलेंगे। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैंड इंक्रीजेस ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। जैसे ही मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब करेगा, पानी का पार्टिकल एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या होगा? उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है। और इसी को बोलेंगे, प्रक्रिया को बोलेंगे बल्किंग ऑफ सैंड बोलेंगे। ठीक है। और ये कितना पे होता है? तो 4 से 5% अगर मॉइस्चर कंटेंट होगा तो बल्किंग देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम अलाउबल वाटर एब्जॉर्प्शन of bricks conforming class 17.5 of IS 1077। तो 17.5 क्लास का ब्रिक है, तो मैक्सिमम वाटर कितना एब्जॉर्ब कर सकता है एज पर IS कोड IS 1077 1992। तो ये याद रखिएगा 15%। ठीक है। तो एज पर IS कोड 1077 1992 वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक्स शुड नॉट बी मोर देन 20% बाई वेट अप टू क्लास 12.5। तो क्लास 12.5 तक 20% से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है। और उससे हायर क्लास है तो उस केस में 15% से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, जब उसको कोल्ड वाटर में हम इमर्स करेंगे 24 घंटा के लिए। ठीक है। तो 20%, 15%। 20% किसके लिए? क्लास 12.5 तक। 15% किसके लिए? आपका उससे हायर क्लास के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग येलो टिंट टू ब्रिक्स। ब्रिक्स पे जो येलो कलर दिखता है वो कौन से केमिकल के कारण दिखेगा? तो वो दिखेगा आपका मैग्नीशिया। ठीक है। मैग्नीशिया कितना होना चाहिए? तो 1 से 3% के बीच में होना चाहिए, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है येलो टिंट, येलो कलर इम्पार्ट करने के लिए ब्रिक्स को। ठीक है। What is the maximum allowable water absorption of Indian burnt brick of class 2? क्लास 2 का ब्रिक है, तो मैक्सिमम अलाउबल वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए, कितना होता है? ठीक है। तो ये आपका होगा 20%। 20% इज द मैक्सिमम अलाउबल वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ इंडियन बर्न्ट ब्रिक ऑफ क्लास 2। द स्ट्रेंथ अचीव्ड बाय ए ब्रिक डिपेंड्स ऑन। जो स्ट्रेंथ अचीव होता है ब्रिक
ब्रिक जो स्ट्रेंथ अचीव करती है वो किस पर डिपेंड करता है? कंपोजिशन ऑफ ब्रिक अर्थ, उसका कंपोजिशन क्या है, कौन कौन सा मटेरियल है, बिल्कुल इस पर करता है। नेचर ऑफ मोल्डिंग एडॉप्टेड, कौन सा मोल्डिंग एडॉप्ट किया है हमने, टेबल मोल्डिंग किया है या ग्राउंड मोल्डिंग किया है, तो इस पर भी अफेक्ट करेगा, ये भी सही है। बर्निंग एंड कूलिंग प्रोसेस, कैसे उसको बर्न करते हैं फिर कूल करते हैं, तो अलग अलग प्रक्रिया पे अलग अलग प्रोसेस पर डिपेंड करेगा। रेट ऑफ स्ट्रेंथ, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, यह स्ट्रेंथ अचीव्ड, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्लोसेंस इज, तो रिपीट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ वाइट पैचेस ऑन द सरफेस ऑफ ब्रिक्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट्स इन द क्ले यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स। ठीक है, तो इनसॉल्युबल साल्ट्स के कारण जो प्रेजेंस होता है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा? ब्रिक के सरफेस पे व्हाइट पैच बन जाएगा, इसको बोलेंगे इफ्लोसेंस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन, सेकेंड क्लास ब्रिक का जो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो किससे कम नहीं होना चाहिए? तो ये 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट क्लास के लिए 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, या इसी को 10.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसी को 7.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर थर्ड क्लास ब्रिक 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी को 3.5 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एक्चुअल डायमेंशंस ऑफ ब्रिक यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, एक्चुअल डायमेंशन पूछा है, तो एक्चुअल डायमेंशन क्या होता है? 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, एक्चुअल डायमेंशन क्या होगा? 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर होगा, लेंथ विथ डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ इज टू, में एल्यूमिना का मेन फंक्शन क्या है? टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, ये क्या करेगा? प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करेगा। ठीक है, एल्यूमिना कितना होता है? तो 20 से 30% होना चाहिए, प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट व्हेन प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी इन क्ले कॉजेज द ब्रिक्स टू मेल्ट एंड डिस्टॉर्ट ड्यूरिंग बर्निंग, तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो अगर एक्सेस में प्रेजेंट हो क्ले के अंदर तो क्या होगा? ब्रिक मेल्ट कर जाएगा और बर्निंग के टाइम में डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इसका शेप मतलब बिगड़ जाएगा। तो ये आपका होता है लाइम, लाइम के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो लाइम अगर एक्सेस में होगा तो फ्यूजन टेम्परेचर जो है उसको कम कर देगा, इससे क्या होगा? ट्विस्टिंग देखने को मिलेगा, वार्पिंग देखने को मिलेगा ब्रिक में, और ब्रिक अपना शेप लूज कर जाएगा। तो लाइम के कारण होता है मेल्टिंग या डिस्टॉर्टिंग ड्यूरिंग बर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिक्स आफ्टर मोल्डिंग शुड बी ड्राइड इन, ब्रिक्स को मोल्ड करने के बाद कहाँ पे ड्राई करना है, कहाँ पे सुखाना है? तो एयर फॉर 3 to 8 days बट नॉट इन सन, एयर में करेंगे हम 3 to 8 days बट नॉट इन सन। ठीक है, इफ द सन रेज फेल ऑन द ब्रिक्स इट हैव अ क्रैक एंड द ब्रिक्स आर नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग एंड जनरेट द रबिश। ठीक है, अगर ब्रिक्स पे सनलाइट डायरेक्ट फॉल करेगा तो क्या होगा? उस पर क्रैक डेवलप हो सकता है, इसलिए सन में हम नहीं करेंगे, उसको एयर में 3 से 8 दिन तक छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ परफोरेटेड ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस देन, तो परफोरेटेड ब्रिक्स क्या होता है? आपका बीच बीच में होल दिया रहेगा, परफोरेशन रहेगा, उसको बोलेंगे परफोरेटेड ब्रिक्स। उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो आपका 7 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एज पर आईएस कोड 22/1991 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ परफोरेटेड ब्रिक्स उससे शुड नॉट बी लेस देन, सो नॉट बी लेस देन, तो ये ऐसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोलोमाइट ब्रिक्स आर, जो डोलोमाइट ब्रिक होता है वो कौन सा ब्रिक है? तो वो आपका बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव ब्रिक क्या होता है? जो हाई टेम्परेचर को रेसिस्ट कर सके उसे कहेंगे रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स। अब इसमें बेसिडिक होता है, एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब बेसिक रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स इट कंसिस्ट ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मैग्नीशिया ब्रिक हो गया, मैग्नीशिया 85% होगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड सिलिका एंड बॉक्साइट ब्रिक, इसमें 85% एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, 20% क्ले होगा। तो बेसिक रिफ्रैक्टिव ब्रिक में कौन कौन आएगा? एक मैग्नीशिया ब्रिक आएगा, एक बॉक्साइट ब्रिक आएगा। ये क्या होता है? हाईली रेसिस्टेंट टू कोरोजन एंड यूज्ड फॉर लाइनिंग फर्नेस हैविंग बेसिक स्लैग, जहाँ पे बेसिक स्लैग
निकल रहा है जिस फर्नेस में, तो उसको लाइनिंग करने के लिए हम डोलोमाइट मतलब बेसिक रिफ्रैक्टिव ब्रिक का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मैग्नेसाइट ब्रिक हो गया, डोलोमाइट ब्रिक हो गया, या बॉक्साइट ब्रिक हो गया। तो ये सब क्या है, आपका बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक है। द एवरेज आउटटर्न ऑफ ए फर्स्ट क्लास ब्रिक इन किल्न बर्निंग। तो किल्न बर्निंग में फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो एवरेज आउटटर्न होता है वो आपका एफिशिएंसी कह लीजिए एक तरह से 80 to 90% होता है। ठीक है, क्लैंप बर्निंग में पूछता तो ये आपका 60% होगा। किल्न बर्निंग क्या होता है, 80 to 90% होता है। ठीक है, द बर्निंग ऑफ ब्रिक्स इन किल्न्स इज टेक हाउ मच टाइम टू कंप्लीट बर्न। ठीक है, तो कितना टाइम लगता है कंप्लीट बर्न करने के लिए किल में बर्निंग ऑफ ब्रिक्स, तो 24 घंटा मान के चलिए, 24 घंटा। ठीक है, एक्चुअल टाइम फॉर बर्निंग ऑफ वन चैम्बर इज अबाउट 24 आवर्स एंड ओनली अबाउट 12 डेज आर रिक्वायर्ड टू कूलिंग ऑफ ब्रिक्स। तो 12 दिन रिक्वायर्ड होता है कूलिंग के लिए और 24 घंटा में बर्न करना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड हैव अ मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है उसका मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, वो आपका 10.5 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10.5 MPa। ठीक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक का हो गया 10.5 MPa, सेकेंड क्लास का हो गया 70 MPa या 7 MPa या 7.5 MPa, थर्ड क्लास का हो गया 3.5 MPa। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर होली करेक्ट रिगार्डिंग ब्रोकन ब्रिक एग्रीगेट यूजुअल इन कंक्रीट। जो कंक्रीट में हम यूज करते हैं ब्रोकन ब्रिक एग्रीगेट, ब्रिक को तोड़ तोड़ के एग्रीगेट बनाते हैं और उसका यूज करते हैं, तो इनमें से कौन सा पूछा सही है। तो ब्रोकन ब्रिक एग्रीगेट इज ऑब्टेन बाय क्रशिंग वेस्ट ब्रिक। तो वह ब्रिक जो वेस्ट हो गया है उसको तोड़ तोड़ के बनाते हैं। एंड इट हैज अ डेंसिटी वैरिंग बिटवीन 1000 kg पर मीटर क्यूब टू 1200 kg पर मीटर क्यूब। ये भी सही है, डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब से 1200 kg पर मीटर क्यूब तक देखने को मिलेगा, ये सही है। सच एग्रीगेट्स इज यूजेबल इन कंक्रीट फॉर फाउंडेशन इन लाइट बिल्डिंग्स फ्लोरिंग्स एंड वॉकवेज। ये भी सही है, लाइट बिल्डिंग हो गया, फ्लोरिंग हो गया, वॉकवेज हो गया, वहां पे हम यूज करते हैं। सच एग्रीगेट्स में ऑल्सो भी यूज इन लाइट वेट रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फ्लोर्स। ठीक है, तो इस तरह का जो एग्रीगेट होता है कहाँ भी यूज करते हैं, लाइट वेट रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फ्लोरिंग में यूज होंगे, तो ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, तो ब्रोकन पीस ऑफ ब्रिक्स इज ऑल्सो ए गुड आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो कोर्स एग्रीगेट का एक अच्छा आर्टिफिशियल सोर्स हो गया। इसमें क्या करते हैं, अच्छा से वेल बर्न्ड ब्रिक्स को हम अच्छे से ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, और ये वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे लो स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे स्ट्रेंथ का रिक्वायरमेंट कम है, जैसे कि फाउंडेशन इन लाइट बिल्डिंग हो गया, फ्लोरिंग हो गया या वॉकवेज हो गया, तो वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ब्रोकन ब्रिक्स हैव लेस डेंसिटी, इसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा कंपेयर टू कन्वेंशनल कोर्स एग्रीगेट। कन्वेंशनल कोर्स एग्रीगेट के कंपेरिजन में इसका जो आपका डेंसिटी होगा ये कम होगा। ठीक है, एंड दे कैन ऑल्सो बी यूज इन लाइट वेट रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फ्लोर्स। और ये कहाँ पे यूज होगा, लाइट वेट रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फ्लोर्स में यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट फर्स्ट, मड ब्रिक्स कैन बी कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय फ्लाई एश लाइम जिप्सम bricks in building. Useful fertile soil is used in manufacturing of mud bricks causing high CO2 release in the atmosphere। तो बिल्कुल सही बात है, मड ब्रिक्स बनाने टाइम में क्या होता है, यूजफुल फर्टाइल सॉइल का इस्तेमाल करते हैं, एटमॉस्फेयर में बहुत सारा CO2 रिलीज होता है। ठीक है, इसीलिए मड ब्रिक्स को हम कंप्लीटली रिप्लेस कर सकते हैं फ्लाई एश लाइम जिप्सम ब्रिक्स में। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, तो फ्लाई एश लाइम जिप्सम प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई बाइंडिंग फ्लाई एश को लेते हैं, लाइम को लेते हैं एंड कैल्शियम जिप्सम को लेते हैं। ठीक है, उसको अच्छे से बाइंड कराएंगे और उसको यूज कर सकते हैं एज अ सीमेंटेशियस मटेरियल फॉर मोटार प्लास्टर एंड फॉर मशीनरी ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजायर्ड स्ट्रेंथ। किसी भी डिजायर्ड स्ट्रेंथ के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, रोड पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा इसका 30 से 65 MPa, 30 to 65 MPa होगा। लो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा। मड ब्रिक फॉर्मेशन कॉजेज इमिशन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ CO2,
हाई अमाउंट ऑफ CO2 निकलता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होगा, इसलिए जरूरी है कि उसको रिप्लेस करके हम फ्लाई एश लाइम जिप्सम बेस्ट ब्रिक यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स इन फर्नेस। फर्नेस में रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स के बारे में पूछा है। पहला ऑप्शन क्या है कि फर्नेस इज फायर्ड एट अ टेम्परेचर मोर देन 1700 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही बात है। तो फर्नेस से इसको फायर करेंगे हम 1700 डिग्री सेल्सियस से ऊपर फायर करेंगे, तो ये बिल्कुल सही बात है। सिलिका कंटेंट इन द सॉइल शुड बी लेस देन 40%। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक्स शुड नॉट एक्सीड 10%। ठीक है, तो ये सही है। सिलिका कंटेंट पूछा है तो ये आपका 95% तक हो सकता है। यहाँ दिया हुआ शुड बी लेस देन 40%, बट इन रियलिटी 95% तक सिलिका हो सकता है। ठीक है। फायर क्लेज आर कैपेबल ऑफ रेसिस्टिंग वेरी हाई टेम्परेचर अप टू 1700 डिग्री सेल्सियस विदाउट लिमिटिंग और सॉफ्टनिंग एंड रेसिस्ट सोलिंग। ठीक है, बिना सॉफ्टनिंग या सोलिंग को रेसिस्ट की मतलब रेसिस्ट कर सकता है। 1700 डिग्री सेल्सियस तक वो क्या कर सकता है, कैपेबल है, बर्दाश्त कर सकता है। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही है। सिलिका कंटेंट इन सिलिका ब्रिक्स आर अप टू 95%। 95% तक सिलिका कंटेंट जा सकता है। ठीक है। द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फायर क्ले ब्रिक्स वेरीज फ्रॉम 4 to 10%। 4 से 10% वेरी करेगा। ठीक है। क्रोम ब्रिक्स आर नोन एज न्यूट्रल ब्रिक्स। तो जो क्रोम ब्रिक्स होता है वो न्यूट्रल ब्रिक्स होता है। यहाँ पे दिया हुआ बेसिक ब्रिक्स है। 4 नहीं है आपका, 2 नहीं है, तो 1 and 3 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो IS कोड दिया हुआ है और उससे संबंधित कौन से टॉपिक भी दिया हुआ है वो पूछ रहा है। तो सब कंप्लीटली फैक्चुअल याद करने वाला है। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो IS पहला क्या है, अगर हम देखें IS 3583 रिफर्स टू बर्न्ट क्ले पेविंग ब्रिक। बर्न्ट क्ले पेविंग ब्रिक, तो बर्न्ट क्ले पेविंग ब्रिक यहाँ पे आपका दिया हुआ है IS कोड 3583 बर्न्ट क्ले पेविंग ब्रिक, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट है IS 5779 रिफर्स टू बर्न्ट क्ले सोलिंग ब्रिक। बर्न्ट क्ले सोलिंग ब्रिक IS कोड 5779। ठीक है, ये भी सही है। IS 3952 रिफर्स टू बर्न्ट क्ले हॉलो ब्रिक्स, ये भी सही है। 3952। ठीक है। IS 2222 रिफर्स टू बर्न्ट क्ले ब्रिक्स। तो IS ये जो IS कोड है IS 2222 ये होता है आपका परफोरेटेड बिल्डिंग ब्रिक्स। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो आंसर हो गया ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन ऑफ इट्स ऑन ड्राई वेट आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इमर्शन इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में जब 24 घंटे के लिए एक ड्राई ब्रिक को हम फर्स्ट क्लास ब्रिक है उसको इमर्स करेंगे तो वो क्या करेंगे, कितना एब्जॉर्ब करना चाहिए, 15%। ठीक है। फर्स्ट क्लास ब्रिक की बात करें तो दीज आर थॉरली बर्न, काफी अच्छे से बर्न होता है, एंड ऑफ डीप रेड चेरी और कॉपर कलर का देखने को मिलेगा। वाटर एब्जॉर्प्शन आपका 12 से 15% होना चाहिए ड्राई वेट का जब उसको उसको इमर्स करेंगे कोल्ड वाटर में 24 घंटे के लिए। तब क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है इसका 10 न्यूटन पर मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। पॉइंटिंग, फ्लोरिंग एंड रिइंफोर्स्ड ब्रिक के लिए यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। ये क्या होता है, 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया स्टैंडर्ड साइज। स्टैंडर्ड साइज इसी को बोलते हैं मॉडुलर साइज भी बोलते हैं। अगर वही नॉमिनल साइज पूछता, नॉमिनल साइज, तो ये हो जाता था 20 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है। तो स्टैंडर्ड साइज या मॉडुलर साइज 19 इंटू 9 इंटू 9 हो गया। ठीक है। और यही जब नॉमिनल साइज पूछता तो 20 इंटू 10 इंटू 10, वेट क्या होगा 3 kg हो जाएगा। When the deposit of efflorescence is more than 10%, 10% से अगर ज़्यादा है but less than 50%, 50% से कम होगा of the exposed area of the brick, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मॉडरेट है। अभी क्या है, मॉडरेट है। ठीक है। अगर नो इफ्लोरेसेंस
इफ द डिपॉजिट ऑफ इफ्लोरेसेंस इज इम्परसेप्टेबल, अगर आप उसको परसीव नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते हैं, तो उसको बोलेंगे नो इफ्लोरेसेंस। ठीक है, अगर 10% से कम है तो उसको बोलेंगे स्लाइट, 10 से 50 के बीच में है तो उसको बोलेंगे मॉडरेट, 50 से ज़्यादा है, 50 या उससे ज़्यादा है, लेकिन डिपॉजिट डज नॉट पाउडर और फ्लेक द सरफेस, पाउडर की तरफ नहीं निकल रहा है या उसमें से उखड़ नहीं रहा है, फ्लेक की तरफ बाहर नहीं निकल रहा है, उसको बोलेंगे हेवी। और ठीक है, अगर फ्लेकिंग भी चालू हो गया, पाउडरिंग भी चालू हो गया, तो उसको बोलेंगे सीरियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सैंड मोल्डिंग, इन सैंड मोल्डिंग द टॉप फ्लास्क इज नोन एज, सैंड मोल्डिंग में टैप जो टॉप फ्लास्क होता है वो क्या होगा आपका, उसको बोलते हैं कोप बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, कोप बोलेंगे। ठीक है, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैज क्लासिफाइड द कॉमन बॉन्ड क्ले ब्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ, ये किसके आधार पर बांटा गया है, ये बांटा गया है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग टू। ठीक है, तो बीआईएस के हिसाब से जो कॉमन बॉन्ड क्ले ब्रिक है इसको क्लासिफाई किया गया है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के हिसाब से। ठीक है, तो कॉमन बॉन्ड क्ले ब्रिक्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जैसे कि जो क्लास डेजिग्नेशन देखे तो 35 है, 30 है, 25 है, 20 है, 17.5 है, सबका स्ट्रेंथ क्या हो गया 35 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 30 का 30 हो गया, 25, 20 और 17.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट फॉर ब्रिक डन एज पर, जो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है वो किस आईएस कोड के हिसाब से करते हैं, वो करता है आईएस 3495, आईएस 3495 पार्ट 2, 3495 पार्ट 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक्स इज यूज्ड फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेस, फर्नेस की लाइनिंग के लिए कौन सा करते हैं, तो ये करेंगे रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेस बिकॉज ऑफ विथस्टैंड हाई टेम्परेचर बट ऑल्सो हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी, एक तो टेम्परेचर ज़्यादा वो झेल सकता है, ठीक है, और थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी कम होता है। ठीक है, इसलिए हम यूज़ करते हैं रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स का यूज़ करते हैं फर्नेस के लाइनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट वेट ऑफ कॉमन बंड क्ले ब्रिक्स यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल एज पर आईएस 875 पार्ट 1 1987। तो आईएस कोड 875 पार्ट 1 के हिसाब से जो कॉमन बंड क्ले ब्रिक होता है जो जिसका हम इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग मटेरियल के रूप में, उसका यूनिट वेट कितना होता है, वो होता है 1600 से 1920 केजी पर मीटर क्यूब, 1600 से 1920 केजी पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो बिल्डिंग मटेरियल्स एंड देयर यूनिट वेट, क्ले ब्रिक की बात करें तो 1600 से 1920 केजी पर मीटर क्यूब होगा, सीमेंट की बात करें तो 1450 केजी पर मीटर क्यूब, पीसीसी होता है 2350 से 2450 केजी पर मीटर क्यूब, आरसीसी होता है 2450 से 2550 केजी पर मीटर क्यूब, कोर्स एग्रीगेट होता है 1350 से 1500 केजी पर मीटर क्यूब, फाइन एग्रीगेट होता है 1500 से 1700 केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक, मॉडुलर ब्रिक पूछा है तो 19x9x9। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, द साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक इज 19x9x9 हो गया। नॉमिनल साइज अगर पूछा जाता, नॉमिनल साइज ये होगा 20x10x10 होता। ठीक है, अगर ट्रेडिशनल ब्रिक साइज पूछ लिया कभी तो 23 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडेंटेशन प्रोवाइडेड इन अ फेस ऑफ द ब्रिक इज कॉल्ड, फ्रॉग बोलते हैं इसको, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बुल नोज ब्रिक इज नॉट यूज्ड फॉर, जो बुल नोज होता है राउंड पे, मतलब कॉर्नर पे क्या होता है, राउंड शेप से बना होता है, तो राउंडिंग ऑफ शार्प कॉर्नर्स, यस, पिलर्स, डेकोरेटिंग पर्पस के लिए, आर्चेस के लिए यूज नहीं करते। तो बुल नोज ब्रिक क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ शार्प कॉर्नर्स के लिए यूज करते हैं, पिलर्स में यूज करते हैं, डेकोरेशन पर्पसेस में यूज करते हैं, आर्चेस में से यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS 3495 पार्ट 1 व्हाट इज द लोडिंग रेट यूज टू फाइंड द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो ब्रिक्स के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए जो लोडिंग रेट होना चाहिए एज पर IS कोड 3495 वो कितना होता, तो वो होता है आपका 14 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया, ए हो गया।
ठीक है। IS कोड 3495 पार्ट 1, to find the compressive strength of bricks, it is loaded at the rate of 14 Newton per meter square per minute और 140 kg per centimeter square per minute। ठीक है। What is the approximate minimum compressive strength of a class 25 brick as per IS 1077? क्लास 25 है तो क्या होगा, kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 250 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो लगभग आधे घंटे का ये वीडियो बन चुका है, तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं, फिर आगे जो भी सवाल आएंगे, क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।